आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज कोई खास मौजू पर हम बात नहीं बल्कि हर मौजूआत को टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे और उनसे आपसे जुड़ी हुई तमाम बातों को हम पूछने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम कोरोना दौर में जी रहे हैं, तो कोरोना दौर में जीना हम सब जानते हैं कि मुश्किल है, और इस मुश्किल को हम लोगों ने मुमकिन भी बना दिया है और इसके साथ जी रहे हैं। लेकिन अब तो ये आलम हो गया है कि लोग बोरियत महसूस कर रहे हैं कि कब तक वो मास्क लगाएंगे। हालांकि मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस वजह से कई ऐसी रियासतें हैं और यूटीज हैं जहां पर एक बार फिर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मास्क लगाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर मास्क आप नहीं लगाते हैं तो लगाने की बात यानी इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मौसम सरमा जैसा कि जारी है, तो मौसम सरमा में हमें किस तरह से अपना और अपनों का ख्याल रखना चाहिए, और रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े में ये मौसम सरमा पर हमें किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें भी होने लगती हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई अमराज में मुब्तला रहते हैं, तो उन अमराज के हवाले से हम बातचीत करेंगे, टिप्स लेने की कोशिश करेंगे कि जो रोज़ेदार हैं अगर वो मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी, एहतियात बरतने होंगे, ताकि उनका रोज़ा जो है वो खुशू और खुशू के साथ जारी रहे, इबादत में भी वो मशगूल रहें और साथ ही साथ उनकी सेहत भी अच्छी रहे, बरकरार रहे। और एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, सबसे बड़ा आज का सवाल है। क्योंकि हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वो भी ये जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान देने के अमल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या वो चीज़ है जिस पर उन्हें अमल करना चाहिए ताकि वो अपने सेहत पर, फिटनेस पर ध्यान दे पाएँ। और कहा यह जाता है कि अगर आप फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो तमाम, यानी अगर योग करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँ, अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं, ये कहा जाता रहा है। एक खास मेहमान हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला साहब हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। इसके अलावा एक और खास डॉक्टर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमारे दरमियान होंगे तो उनसे भी हम कई सवाल करने की कोशिश करेंगे। आज के कोरोना रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 1274 नए कोरोना केसेस मंजरे आम पर आए हैं। फिर से ये शुरुआत कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इस सवाल की होती हुई दिखाई दे रही है कि अब एक बार फिर से क्या जो इजाफा दिखाई दे रहा है, ये इजाफा लगातार आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। इस तरह के कई सवाल हैं। डॉक्टर नरेश चावला साहब, इसी से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। हालांकि कई मौजूआत को, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कि आज हम टच करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब हैं। डॉक्टर नरेश चावला साहब, अब लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा है कि अभी पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे या फिर इनमें वैसी ही कमी दिखाई देगी जैसा पिछले दिनों कई महीनों से हम देख रहे थे? देखिए, अभी तो इसको जो पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं, केसेस बढ़े हैं, 1200-1250 हो पाए हैं, तो इसको फोर्थ वेव कहना शायद अभी गलत होगा, लेकिन ये सच है कि हल्का डर तो है। जो ये लेटेस्ट वायरस है ओमाइक्रॉन XE है, तो मोस्टली इसी के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से 4 महीने पहले जब हम ओमाइक्रॉन की 3rd वेव आई थी, तो वो हमने पाया था कि वो बहुत ही तेज़ी से निकल भी गई थी। और शायद हमारे कई फैक्टरान की वजह से, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन पहले से अच्छा है, हमारे ऑलमोस्ट 180-90 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस ये बात सच है कि लोगों ने एहतियात हटा दिया है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग, अच्छी तादाद अभी भी कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो कर रहा है, वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बात वही आ जाती है कि इंसान चाहता है कि वो प्री कोरोना स्टेज कब आएगी, जैसे प्री कोरोना यानी कि बिना मास्क के हम कब जी पाएंगे। तो उन लोगों को मैं एक ही सुझाव दूंगा कि भाई कोई बुराई नहीं है, एक मास्क लगाने से आप न केवल कोरोना या किसी दूसरे वायरस से या दूसरी छूछात की बीमारियां, जो कि सांस वाली बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होती हैं, बल्कि आप पोल्यूशन से ही बच सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों को सुझाव दूंगा कि आप इस कोरोना
प्रोटोकॉल शैली को अपना लीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ना केवल कोरोना के लिए जरूरी है, दूसरी बीमारियों से बचने के लिए भी जरूरी है। तो आई वुड से कि इस बात को जाने बिना कब खत्म होगा, तब हम बिल्कुल खुला जी पाएंगे। बिल्कुल, और इस पर बातचीत भी हो रही थी। कुछ डॉक्टरों का पैनल था, उनसे जब इस तरह से सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब उन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि कब खत्म होगा, लिहाजा इस सवाल को ना किया जाए, बल्कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कोरोना के दायरे में ही जैसे पहले मौजूद रखा था और महफूज रखा था, उसी तरीके से रखने की ज़रूरत है। अब जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक हैरान कुन बात यह है और परेशान कुन बात यह है कि बच्चों में ज़्यादा ये केसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी मुतासिर ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप, डॉक्टर नरेश चावला? देखिए, एक तो चूंकि बच्चों की वैक्सीनेशन 10 साल पहले तो नीचे वाले बच्चों की तो शुरू नहीं हो पाई अभी तक, और उसके ऊपर की बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट की गई है, तो बच्चे थोड़ा सा एक्सपोज ज्यादा हैं, प्लस बच्चों में इम्यूनिटी कम भी हो सकती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो बच्चों को ज्यादा लायबल बना रहे हैं। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि हमने तस्वीरें भी रखी हैं, तो वो स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएं ताकि लोग कनेक्ट कर पाएं कि किन चीजों की बात कर रहे हैं। नरेश चावला। हाँ, यस। तो लेकिन मैं लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि भाई, नंबर 1, इसको न्यू नॉर्मल जिंदगी मान ली जाए। ये आपकी नई नॉर्मल जिंदगी है, एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार कीजिएगा। कोरोना जीवन शैली को स्वीकार कीजिएगा। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद ये एपिडेमिक या पेंडेमिक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राय है कि ये शायद एक एंडेमिक मीन्स कि साल ही छुप केस चलते रहेंगे, जैसे पहले इन्फ्लुएंजा या फ्लू के केसेस चलते थे। ऐसा मान के अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी आदत भी है, एक अच्छा बचाव भी है, और इससे जो हमें हमेशा डरना पड़ता है कि दोबारा सेकंड लहर वाला हाल तो नहीं हो जाएगा, दोबारा से वही हॉस्पिटल्स, आईसीयूज, ये ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसा ना सोचा जाए। जस्ट कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो और अपने आप को थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग अभी वैक्सीनेशन लगाना थोड़ा स्लो हो गए हैं, तो उनको कहा जाएगा इस टाइम पूरा जो बूस्टर डोज उसका भी पूरा सब कुछ लगाया जा रहा है, और प्लस जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी लगवाई नहीं वो जाके अपनी फर्स्ट सेकंड डोज लगाएं, क्योंकि इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हर्ड इम्यूनिटी आएगी उससे हम सब बचेंगे। तो आप लोग डरे नहीं, बस प्रिकॉशंस लें और इसको नया नॉर्मल समझ के स्वीकार करें। बूस्टर डोज की बात की डॉक्टर नरेश चावला आपने, क्योंकि बूस्टर डोज के लगने की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन उस तरह से जैसे पहला और दूसरा डोज लेने में लोगों की कतारें दिखाई दे रही थी, बूस्टर डोज में उस तरह की लोगों की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? उसकी वजह एक ही है कि लोग बाग समझते हैं कि शायद फायदा तो होता नहीं, क्यों लगवाया जाए। तो ऐसे लोगों से जो थोड़े हेजिटेंट हैं, उनको मेरा एक ही सुझाव है, ये एक नॉर्मल वैक्सीनेशन है, इससे कई बार 100% बचाव नहीं होता है, लेकिन ये मत सोचो कि बचाव बिल्कुल नहीं होता है। उससे जो केस बिगड़ना होता है, हो सकता है जो आप सोच के देखो जो सेकंड और थर्ड लहर थोड़ी कमजोर आई हैं, ये हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। उसका शायद बेसिक कारण शायद यही रहा होगा कि हम लोगों में इम्यूनिटी एक हद तक आ गई है। तो अभी हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कोरोना से 4th वेव या इफ पॉसिबल 5th वेव भी आना चाहती है, तो बचने का एक ही उपाय है कि वायरस जो मर्जी करता रहे, हम अपनी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम कोरोना से बच पाएंगे। नरेश चावला साहब, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि न्यू नॉर्मल के तौर पर अब इसे समझा जाना चाहिए, और हमें जानते हैं कि लोगों ने इसे न्यू नॉर्मल के तौर पर लिया भी है और समझा भी है। और इस कोरोना ने, और हमने देखा लॉकडाउन, और वो वक्त भी देखा जब मारामारी थी, हाहाकार था मुल्क में, ऑक्सीजन की कमी थी, उसके बाद से लेकर अब तक के दौर की अगर हम देखें तो इस कोरोना पैंडेमिक ने ओसीडी के पेशेंट्स में इजाफा किया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो तादाद बढ़ी है ओसीडी के पेशेंट्स की, वो कोरोना की वजह से बढ़ी है, या फिर ये एक नॉर्मल बात है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोरोना की पहली वेव जब हमें चकमा हो गया था, हालांकि उस दिन बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन लगा था, उसी से हम बच पाए थे, चुपचाप पास हो गया। जब सेकंड वेव ने जो तबाही मचाई थी, आम घरों में डर फैल गया था, कहीं ये परले तो नहीं है कि हम सब मर तो नहीं जाएंगे, तो उसने कहीं ना कहीं हमें बहुत ही दिमागी चोटें दी हैं। और उसी वजह से आज भी मैं हजारों लोग जानता हूं जो बेबस इस इलाज के लिए आते हैं, घर के कोई आदमी सारा दिन हाथ ही धोता रहता है, सारा दिन सैनिटाइज ही करता रहता है। दिस इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि उनके मन से डर निकल नहीं पा रहा है।
तो आपका सवाल था क्या कोरोना ने इस ओसीडी को बढ़ाया है? तो माय आंसर इज 101% यस। तो इससे निकलने के लिए क्या उपाय बताएंगे आप लोगों को? उसके लिए मैं एक ही उपाय बताऊंगा। पहली बात तो परिवार के जन ऐसे आदमी को पागल मत समझें, उसको सपोर्ट करें, उसकी काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपका फिजिशियन कर सकता है। और सब उसके ऊपर कुछ दवाइयां हैं, ऐसी दवाएं हैं जो केमिकली इसको ठीक करती हैं, पैरोक्सिन वगैरह दवाइयां हैं जो कि बहुत ही सेफ और अच्छी दवाइयां हैं। तो आप अपने फिजिशियन को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपको दे पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन को इतनी बार सैनिटाइजर लगाते हैं, अप टू 25 to 30 to 40 to 100 टाइम्स उनके हाथों पे जख्म बन गए, लेकिन उनका ये दीवानापन खत्म ही नहीं होता कि मेरे हाथ साफ नहीं हुए। तो ये क्लियर कट ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है जिसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है। तो अपने फिजिशियन या अपने साइकियाट्रिस्ट के टच में होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में खतरे की घंटी अगर बज गई है, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक रखेंगे या नहीं, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली में 8% केसेस में कोरोना के इजाफा हुआ है। तो इसे हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए अभी इजाफा तो हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट हम नील पे आ गए थे और नील से बढ़ते बढ़ते अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बट खुशी की एक ही खबर है कि जितने भी ये नए केसेस हो रहे हैं ये बहुत ही आसानी से ठीक भी हो रहे हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन तो ऑलमोस्ट नील है इस टाइम। तो आई वुड से कि इससे हमें कोई तसल्ली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। और क्योंकि यंग पेशेंट्स को नुकसान हो ना हो, इसका जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं उनको नुकसान कहीं ना कहीं जरूर जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपना पूरा एहतियात बनाए रखा जाए ताकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें। ऐसा नहीं कि जब तो हम 1200-1400 पे पहुँचे हैं, बढ़ते बढ़ते जैसे पिछली बार 1 लाख 2 लाख 3 तक पहुँचे, ऐसा ना हो। इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और इस कोशिश में पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात हम मौसम सरमा की अगर कर लें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में कोरोना तो है ही हम लोगों के बीच। दूसरा ये कि अपनी हिफाजत कैसे करें, रोज़ा भी चल रहा है। तो आप अगर टिप्स देना चाहेंगे तो क्या कुछ देंगे, क्योंकि मौसम सरमा में कहा यह जाता है कि ज़्यादा ना निकले। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उनकी तरफ से पेशेंट गोई तो अक्सर की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का निकलना होता है क्योंकि ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसकी वजह से वो निकल रहे हैं। तो ऐसे औकात में उन्हें किन किन तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत है जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए इस बार ना सर्दियाँ ख़त्म हुई तो गर्मी एकदम तेज़ी से बढ़ गई, टेम्परेचर एकदम शूट डाउन कर गया। दिल्ली में हमने देखा है कि 41-2 तक चला गया था टेम्परेचर, अभी भी उसके आसपास ही चल रहा है। अभी तो अप्रैल है, अभी तो मई जून बहुत आने हैं। तो आम लोगों का बचाव के 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला, आप अपनी ठंड की जगह पे रहिए। जिन लोगों को बाहर निकलना जरूरी है, ऑब्वियसली जो रोज़ा रखे हैं वो तो खाने नहीं पी पाएंगे, लेकिन आम जन ज़्यादा पानी पीते रहना ही सबसे बड़ा इलाज है इसका। एवरेज इस मौसम में एक आदमी को 3.5-4 लीटर एक एडल्ट इंसान को पानी अवश्य मिलना चाहिए। और जरूरी नहीं कि उनको आइस कोल्ड वाटर ही पीना है, प्लेन वाटर किसी भी फॉर्म में, प्लेन वाटर, नींबू जल, नारियल पानी, कांजी, दही की लस्सी, मौसमी का जूस, पानी ज़्यादा पीना ही हमारा बड़ा बचाव है। प्लस जितना आप सीधी गर्मी से बच पाएँ तो उतना ही आप घर के अंदर रहिएगा। चाहे आपको एयर कंडीशन ना भी मिले तो भी सिंपल फैन भी आपका काम ठीक कर सकता है। इसके अलावा आप जूसी फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं। इन कुछ अगर चीज़ों को अपनाएंगे तो बहुत फ़ायदा है। अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो अपने सर को जरूर ढकिएगा तौलिए से या किसी चीज़ से, उससे बचाव मिलेगा। आंखों के बचाव के लिए आप डार्क ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बचाव हैं अगर इस्तेमाल किए जाए। कपड़े आपके ऐसे पहने होने चाहिए जिसमें जो कि खुले हों, फुल स्लीव्स वाले ना हो, डार्क कलर ना हो, रेड या ब्लैक कलर से हीट बहुत एब्जॉर्ब होती है और गर्म होते हैं। आप ऐसे कपड़े पहनिए जो कि थोड़ा नीले किस्म के हों या पीले किस्म के हों, उससे ज़रा सा आपको गर्मी कम लगेगी। बिल्कुल, बात हम मौसम सरमा की कर रहे हैं। जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और डॉक्टर नरेश चावला साहब, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने सुना है कि जब भी गर्मी की बात होती है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनकी ज़बान ऐंठने लगती है और साथ ही सांस फूलने लगती है। घर से बाहर निकलते हैं, आते हैं तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? क्या गर्मी ही इसका कारण है या फिर वो सेहतमंद नहीं है?
देखिए यू सी एक एक बच्चा है, एक जवान आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, जी। तो हर एज अलग किस्म से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक आता है तो जो बूढ़े लोग होते हैं या पर्टिकुलरली जो हमारी औरतें महिलाएं हैं जी। जिनमें कि थोड़ा अनीमिया वगैरह पहले से मौजूद हो सकता है या कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, तो वो लोग थोड़ा सा उनको 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 जो गर्मी ज़्यादा लगती है, उसका भी बचाव एक ही है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका है कि आप बार बार छोटी छोटी मात्रा पानी लेते रहेंगे, और प्लस इस मौसम में हमें पसीना बहुत निकलता है तो हमारा नमक बहुत निकल जाता है। तो कोई भी ऐसा जिसको ऐसा डर है या इसको ऐसा हो गया है तो उसको ओआरएस का पानी पिलाना या नींबू की शिकंजी पिलाना जिसमें उसको पानी भी मिल जाए और थोड़ा नमक भी मिल जाए, तो उससे पेशेंट का फायदा होता है। लेकिन जिन लोगों को हीट स्ट्रोक के पहले कई बार हो चुका है या वो डरते हैं, तो सबसे पहला बचाव तो है वो कम से कम निकलें, कोशिश करें अपने काम सुबह 9 बजे से पहले कर लें बाहर निकलने वाले, या शाम को 5 बजे के बाद करें। लेकिन फिर भी निकलना जरूरी है तो अपने साथ अपने आप को एक हेड गियर के रूप में तौलिया लेके चलें, और हमेशा पानी की बोतल लेके चलें, क्योंकि बाहर भी जो पानी कई बार मिलता है वो हाइजीनिक नहीं होता। तो आप अपनी कम से कम 1 लीटर की बोतल, पानी की बोतल तो लेके चलो ही चलो, कहीं रास्ते में आपको पानी मिले। इसके अलावा कोई जूसी फ्रूट्स लेना और प्लस जनरल हेल्थ तो सुधारना बहुत जरूरी है ही है। बिल्कुल, तो ये तमाम जो टिप्स हैं नाज़रीन आपको घर बैठे हुए मिल रहे हैं, और ये कोई आप नॉर्मल लोगों की तरफ से आप कोई टिप्स नहीं दी जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नरेश चावला, ये बोल रहे हैं आपको, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपनों की बात नहीं समझ पाते। अगर डॉक्टर वो कहता है तो उस बात पर ज़रूर अमल पैरा होते हैं। अब बात क्योंकि गर्मी की कर रहे हैं, तो गर्मी की बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वैसे गर्मी में कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो फूट पड़ते हैं। अगर मलेरिया, डेंगू और इसके अलावा डिहाइड्रेशन की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकारों को और अवामी सतह पर भी? देखिए, गर्मी में एक तो गर्मी पर से बीमारियां होती हैं, दूसरी गर्मी में यूजुअली जो हमारा खाना होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो हमने देखा है कि फूड पॉइजनिंग या जिसको कहते हैं अनहाइजीनिक फूड बहुत ज़्यादा हमें कई बार खाना पड़ता है। और जो लोग बाहर आउटसाइड स्ट्रीट फूड खाते हैं या मैरिजेस में ज़्यादा खाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वो पेट की बीमारियों के शिकार, जिसमें कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह हो सकते हैं, कॉलरा वगैरह हो सकते हैं, टाइफाइड वगैरह हो सकते हैं। ये तो एक किस्म की बीमारी है। जैसे डेंगू मलेरिया का जिक्र किया था, तो क्या ये गर्मियों में फैलता है, बढ़ता है? हाँ जी, बताता हूँ मैं इनका। तीसरा जो बीमारियां हैं जो कि वेक्टर बोर्न है, जिसमें कि मॉस्किटो मेन आता है। तो मॉस्किटो से हम अच्छी तरह जानते हैं मलेरिया भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है। तो नॉर्मली एकदम तेज गर्मी में मॉस्किटो काफी हद तक मर जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बरसातें आती हैं और पानी आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब ये सारी बीमारियां एकदम ऐड हो जाती हैं, जो कि मॉस्किटो या वेक्टर बोर्न बीमारियां हैं। तो अभी उसका एकदम समय नहीं आया, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ अभी फिलहाल कॉलरा और फूड पॉइजनिंग को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, ये ज्यादा कॉमन है इस टाइम। इस बीच एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, पटना से एसटी हुसैन बोल रहे हैं। एसटी हुसैन साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पटना से कॉल कर रहे हैं। कैसे हैं आप एसटी हुसैन साहब, सब खैरियत से? वो जी ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। और मैं ये पूछना चाहता था कि बूस्टर डोज मैं कब लूं, इसलिए कि जनवरी में मेरा सेकंड डोज हुआ। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला साहब, एसटी हुसैन साहब ये पूछ रहे हैं कि जनवरी में उन्होंने सेकेंड डोज कंप्लीट किया है, बूस्टर डोज लेने का वक्त क्या होगा? अभी तक जो हमारी प्रोटोकॉल चल रही है, हमें नॉर्मली हम 9 महीने वेट करते हैं, तो अभी आपकी बूस्टर डोज का समय नहीं आया है, अभी आप 4-5 महीने बाद लगाइएगा। इसका महत्व क्या होता है, बूस्टर डोज को उतने टाइम डिले किया जाता है जब तक जो इससे पिछली डोज है जिसका असर अच्छा चल रहा हो। तो जल्दी बूस्टर डोज लगाने का कोई फायदा नहीं होता। बूस्टर डोज का मतलब होता है जब पहली और दूसरी डोज का असर थोड़ा कम या खत्म होने वाला हो, या थोड़ा उसकी वो फेड कर रहा हो, उस टाइम बूस्टर डोज आया है। तो आप सर अभी अपनी बूस्टर डोज को रुक जाइए, तो आपके लिए बेस्ट महीना होगा अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर आपके लिए बेस्ट महीना होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं कर लेती हूँ कि उमूमन सेकेंड डोज कंप्लीट करने के बाद कितने महीने के बाद बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है? नॉर्मली इट इज 9 मंथ्स, 9 महीने, जो अभी तक की जो लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं। हालांकि
आप जानती हैं कि इस मामले में जो भी स्टडीज़ होती हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, वो उनका जो गाइडलाइंस है बदलती रहती हैं। जो गवर्नमेंट की प्रेजेंट गाइडलाइंस इट इज़ 9 मंथ्स आफ्टर द सेकंड डोज, अभी तक हम इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सच है कि आफ्टर ऑल इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो एकदम सारे लोगों को नहीं लगाया जाता। तो जैसे जैसे उनकी डोज का टाइम खत्म होता जाता है तो उनको पेशेंट्स को खुद को ही अपनी एक कॉल आनी शुरू हो जाती है कि आपकी बूस्टर डोज ड्यू हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कि इनका अभी बूस्टर डोज का समय नहीं आया है, तो इनको अभी कॉल नहीं आई है। जी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेन नहीं होता है, तो डॉक्टरों की ज़बानी या फिर साइंस इस हवाले से क्या कुछ कहता है डॉक्टर नरेश चावला साहब कि दर्द जो होना है वो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं होता है, वो नासूर बन चुका होता है। जब हमारे बॉडी में दर्द होता है तभी हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो साइंस की दुनिया में, डॉक्टरों की दुनिया में दर्द होना क्या हैसियत रखता है? देखिए, जो आपका सवाल है उसका मतलब यह है कि जो हमारा दर्द का होना, बुखार का होना, ये हमारी रिफ्लेक्सेस हैं, ये हमारी अंदर से आवाज आ रही है। पेन की बात मैं कर रही हूँ, दर्द, पेन। पेन आपने बिल्कुल ठीक कहा। पेन जहाँ कहीं भी होगा, चाहे वो बुखार में फुल बॉडी पेन्स भी हैं, चाहे कोई टांग में दर्द हो रही है, तो पता चला कि पेशेंट में कैल्शियम की कमी है, पेशेंट में विटामिन डी की कमी है, या कोई पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो आपका कहने का मतलब पेन अपने आप में एक ना अलार्म है कि मिस्टर पेशेंट आप मदद मांगिए और प्रॉपर मदद लीजिएगा, डॉक्टर से अपनी बीमारी डायग्नोज कीजिएगा। पेन पर से अपने आप में बीमारी नहीं है, पेन एक सिम्टम है, एक ऐसा सिम्टम है जो ऐलान कर रहा है कि इस चीज की देखभाल प्रॉपर डायग्नोज करवाया जाए और उसको प्रॉपर एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इससे जुड़ा हुआ कई सवाल और है जो मैं करूंगी आपसे। सिम्टम्स के तौर पर आप पेन को बता रहे हैं, तो ये जानने की भी ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी बीमारी, मोहलिक बीमारी है जिसमें दर्द नहीं होता, ये इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुश्ताक अहमद, श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। मुश्ताक साहब, सेहतमंद हैं आप? उम्मीद है कि आप रोजे से भी होंगे, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह से हैं। क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। मैंने 31 जुलाई 21 को मैंने सेकंड डोज कंप्लीट किया है। अब ये जो बूस्टर डोज है ये कब मुझे करना पड़ेगा? मुझे लगता है अगर आपने अभी शायद टीवी ऑन की है, क्योंकि इससे पहले चंद मिनटों पहले ही डॉक्टर नरेश चावला ने, एक हमारे कॉलर जुड़े थे, उनके इस सवाल का जवाब दिया था कि आपने जब बूस्टर डोज सेकेंड कंप्लीट की उसके 9 महीने के बाद, डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपके जवाब को इन तक पहुंचा रही हूँ, 9 महीने के बाद आप लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। अब आगे बढ़ते हैं, कई और कॉलर को हम शामिल करेंगे। उससे पहले डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि पेन अगर नहीं होती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन वो बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप बताना चाहें? ऐसा है, जो पेन मैंने पहले ही कहा, पेन एक सिंपल से सिंपल बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है, सिंपल बुखार टाइप का भी हो सकता है, नर्व्स की खराबी का भी सिम्टम हो सकता है, ये किसी कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको टांगों में दर्द हो रहा है, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, उसका भी हो सकता है, ये आपको लेप्रोसी भी हो सकती है। तो जो आप पूछना चाह रही हो कि पेन अगर ना हो तो पता चला कि हाँ जी बीमारी तो बहुत बढ़ गई है, तो यस, इन बीमारियों में नो डाउट पेन एक ऐसा सिम्टम है जिसको हमें एक अलार्म समझ के बीमारी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जी, कैंसर के हवाले से कहा जाता है कि उसमें इनिशियल स्टेज पर या फिर कई और स्टेजेस पास कर चुके होते हैं लोग, पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कैंसर्स हमारी, जो पेट के नॉर्मली कैंसर्स हैं, जितनी भी ये लिवर के, इनमें कभी कुछ होता ही नहीं है। पता चलता है कि पेशेंट को और 50 सिम्टम जब आने शुरू होते हैं, पेशेंट का वेट लॉस शुरू हो गया, पेशेंट को भूख लगनी बंद हो गई, पेशेंट को जनरल कंडीशन बहुत बिगड़ती चली गई, तो पता चला कि उसके इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, तो हम कर पाए। दैट इज़ वाई सना, मैं आज की तारीख में, आज का जो नया दौर है वो कहता है कि रेगुलर बेसिस पे सब लोग जो 35 से ऊपर जा रहे हैं उनका रेगुलर ईयरली स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए, जिसमें कि कुछ एसेंशियल ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, और कुछ बीमारियां ऐसी जो कि औरतों में हैं तो उनका मेमोग्राम या
जो कोई स्मोकर है तो उसका चेस्ट, आजकल स्क्रीनिंग का जमाना है कि बीमारी को होने से पहले पकड़ा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान मशहूर है। यानी अगर आप सेहतमंद हैं फिर भी आपको सेहतमंद प्रूफ चाहिए ना अपने लिए, तो इसके लिए आप स्क्रीनिंग कराएं, खुद को एग्जाम्स दिलवाएं, अपनी सेहत का एग्जाम दिलाएं। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप स्क्रीनिंग कराएंगे। तो क्या हर साल इस स्क्रीनिंग कराने की एक सेहतमंद इंसान को, जिसको लगता है कि मैं तो सेहतमंद हूं लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि पता कर लेते हैं जरूरी, जैसा कि आपने कहा, तो क्या हर साल कराना चाहिए या 6 महीने या 7 महीने, क्या गैप होना चाहिए? वन ईयर काफी। फाइनेंसेस का वजह पड़ती है। हर अच्छे जो एग्जेक्टिव जितने भी हमारे वर्किंग लोग हैं उन सबका, हर कंपनियां, उनकी कंपनियां, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये एक असूल सा है कि वंस इन ईयर सारे टेस्ट होने ही होने हैं, उससे बीमारी को शुरुआत में पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई और एक डिजीज के ताल्लुक से मुझे आपसे बात करनी थी जिसका नाम विल्सन डिजीज है। इस हवाले से समझना था कि आखिर ये डिजीज क्या है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। अगली बार जब मिलेंगे डॉक्टर नरेश चावला तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब। रेस्पिरेटरी सिस्टम